जो लेक साइड घूमने जो चले, जैसा नाम वैसा काम। सुंदरनगर वाकई में एक बहुत ही सुंदर नगर है और यहाँ के मेरे सब भाई बहन, सब कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज, सुंदरनगर और यहाँ के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले, आप लोग अपना दिनचर्या से समय निकाल कर आए, यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूँ हमारे विधायक जी श्री राकेश जम्वाल की, ये बहुत ही निष्ठावान है और मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, आप लोगों की सेवा में सदैव ही तत्पर हैं। आपने देखा है कि इनकी आप लोगों के लिए जो भावनाएं हैं, बहुत ही पवित्र भावनाएं हैं, बहुत ही सेवामयी, बहुत ही निष्ठामयी भावनाएं हैं। इनका मार्गदर्शन पाकर, इनकी गाइडेंस पाकर मैं भी धन्य हो गई हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कुछ डिग्निटरीज की जो स्टेज पर हैं। श्री प्रताप ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष सुंदरनगर मंडल, श्री जितेंद्र शर्मा जी, मंडल महामंत्री सुंदरनगर, श्री ओम प्रकाश जी, जिला महामंत्री, मंडल महामंत्री डॉक्टर हेम प्रकाश जी, श्री राजकुमार जी, बीडीसी चेयरमैन, श्रीमती कल्पना पठानिया जी, महिला मोर्चा अध्यक्षा, श्रीमती कल्पना वर्मा जी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा, श्री अमरू राम, अध्यक्ष एससी मोर्चा, मुवा मोर्चा अध्यक्ष श्री हरीश जी, करमचंद चोपड़ा जी, रोशन जी, अरुण शर्मा जी, धनीराम वर्मा जी, श्रीमती शीला जी, चिंता डोगरा जी, संजय शर्मा जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, नगर परिषद के सभी पदार्शगण, युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की सभी बहनें, विभिन्न मोर्चा के सभी सदस्यगण को मेरी मातृशक्ति, प्रेस के बंधु तथा सुंदरनगर के विभिन्न जगहों से आए सभी कार्यकर्ता, मैं आपकी दिल से आभारी हूँ कि आप लोग आज यहाँ इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और हमारे जो लोकसभा के चुनावों के जो हमारे जो पक्ष में हैं, हमारे जो लीडिंग कैंडिडेट हैं और हमारे जो फेस ऑफ द पार्टी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये उनके चुनाव हैं। वो सबको चुनाव जिताते हैं, उनके नाम पर ही, उनके काम पर ही लोग खड़े खड़े चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये अब की बात उनके चुनाव है। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि ये बहन कंगना को अगर आप वोट डालेंगे तो उसे ये वोट मिलेगा, या बहन कंगना को जो वोट डालेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये वोट मिलेगा। तो आपने किसी तरह की कोई कमी हमारे क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कुछ काम किए हैं जिनके कारण मुझे समृद्धि मिली है, जिनके कारण मुझे पूरे समाज में, पूरे विश्व में नाम मिला है, सम्मान मिला है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जनता के वोट भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं समझती कि मैंने ऐसा कुछ भी अभी तक किया है कि मुझे जनता अपना प्रतिनिधि चुने। ये मेरे जो भाई हैं यहाँ पर, जो आप कार्यकर्ता हैं, जो सब कार्यकर्ता, सब कर्मचारी जो कई दशकों से इस काम में लगे हैं, ये उन्हीं के अच्छे कर्म हैं, ये उन्हीं का प्रयास होगा, ये उन्हीं का सहयोग होगा और उन्हीं की कड़ी मेहनत होगी अगर मैं एक प्रत्याशी से लोकसभा की एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हूँ। तो मैं ये अवश्य समझती हूँ कि हमारी जो पार्टी है, जैसे हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में पार्टी को लीडर्स नहीं जिताते हैं, इनको जो है कार्यकर्ता जिताते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करने आई हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना समझकर अपना मार्गदर्शन मेरा करना है, मेरा सहयोग करना है और मुझे अपना समझकर मेरे लिए आपको वोट्स भी मांगने हैं, जगह जगह जाना होगा, काम करना होगा। और जैसा कहा कि अभी अगले 2 महीने आप लोगों के लिए भी बहुत बिजी होंगे, लेकिन आप लोग अपना समय देंगे तो जैसे मेरे भाई राकेश जम्वाल जी ने कहा कि ये 2 महीने आप संभाल लीजिए, उसके बाद हम संभाल लेंगे।
युवा दोस्त आज यहाँ आए हैं। आप अक्सर समझते होंगे और आप सोचते होंगे कि क्योंकि आप लोग बहुत युवा हो, हम लोग भी युवा हैं पर इतने युवा नहीं है जितने कि आप हो। तो आप लोग समझते होंगे कि क्या हुआ है 2014 में, जो ये कोई आसमानिया सा काम हुआ है कि आप लोगों ने वो वक्त नहीं देखा है, हम लोगों ने वो वक्त देखा है। जैसे हमारा देश जो है कई सदियों की गुलामी के बाद जब स्वतंत्रता से निकला था दोस्तों, तो उस टाइम पे एक मनुष्य की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितना जीवन जीता था, 28 साल तक का ऑन एन एवरेज जीवन जीता था। भूखमरी से ग्रस्त, रोगों से ग्रस्त और गरीबी से बहुत बुरी तरह से ये देश ग्रस्त था। उसके बाद समय बीता, कई दशक बीते, हम लोगों ने कुछ कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, कुछ खाने को तो हमने जुगाड़ लिया, लेकिन फिर भी ये देश एक जैसे कोई क्रिपल होता है, जैसे कोई ग्रस्त होता है, उस तरह से इस देश की आत्मा थी। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मविश्वास था और हमारा जो आत्मसम्मान है, वो इन स्वतंत्रता ने तार तार कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पर उसी विदेशी सोच विचार वाली सरकार आई, उन्हीं की एक एक्सटेंशन या उन्हीं की एक सरकार वो कही जा सकती है, वो महिलाएं भी विदेशी मूल की थी, उनकी सोच भी, जो उनके सब कर्मचारी थे वो भी विदेशी मूल की ही सोच रखने वाले थे। उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को झकझोर के रख दिया, ऐसा कर दिया कि भारतीय होना या भारतीयता की बात करना, अपने धर्म की, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की बात करना एक शर्मिंदगी से भी बदतर होता था। लेकिन इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोला और उन्होंने इस मानसिकता को, जो कि हमारे जो चेतना शक्ति है उस पर एक घाव की तरह है, उन्होंने इसे एक नाम दिया। उन्होंने कहा गुलामी का चिन्ह, और उन्होंने हर एक भारतीय को कहा कि इस गुलामी के चिन्ह से हमें उभरना है। और हर एक भारतीय को उन्होंने इस बात का आभास दिलाया कि हमारा कल्याण, हमारी उन्नति, हमारा भविष्य हमारी भारतीयता में है, हमारी संस्कृति में है, और हम अपनी भारतीयता को पीछे छोड़कर कभी भी आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, एक देश की असली धरोहर क्या होती है? एक देश की असली संपत्ति होती है उसके नायक। हमारे नायक जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में वो जापान तक जो है युद्ध करके आए, अंग्रेजों को लोहा के चने चबा दिए, उन लोगों को उनका अस्तित्व गायब कर दिया इस देश से। हमारे प्रधानमंत्री ने जहां जॉर्ज पंचम की दिल्ली में मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसको हटाया और वहां सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को लगाया। ये हमारे प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने कहा कि क्या हुआ, हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हम सोचते थे कि उन्होंने किया क्या है, कहीं किसी किताब में आपको दिखता नहीं था। इतनी हमने मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी है, इतनी हमने अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ी है, हमें यह तक पता नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया क्या है। उन्होंने हमें बताया और याद दिलाया। जब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगवाया, उन्होंने हर एक देशवासी को याद दिलाया कि चाहे निजाम हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हैदराबाद हो, उन्होंने किसी के भी आगे अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने हमें ये अखंड भारत दिया है जो आज हमें इस तरह से प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, तो वो सम्मान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया। दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हाँ, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी उन्होंने ही हमें आभास कराया कि हम अपनी संस्कृति, जो सत्य है, जो सनातन है, उसे पीछा छोड़कर और जितने भी हमें आधुनिकता के नाम पर बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, धर्मांतरण किए जा रहे हैं, हमें हमारी मूर्तियों के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में
जो गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाकर हमें भ्रमित किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिस सनातन से प्रेरित होकर आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, न्यूटन से लेके न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी से लेकर हर जगह जो है हमारी गीता से, हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदों से प्रेरित होकर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, उसी भारत को भटकाया जा रहा है और अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर किया जा रहा है। इसका आभास भी हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने करवाया। दोस्तों, इन्होंने, आपको पता है, जब आपकी बेटी की अनाउंसमेंट हुई कि कंगना जो है वो मंडी से प्रत्याशी होगी, तो इनको कैसी मिर्ची लगी वो आपने देखा, कितना कष्ट हुआ इनको और इन्होंने कितनी गंदी गंदी बातें कही। लेकिन अगर आप ध्यान से याद करें तो उन्होंने हमेशा ही इस तरह का संशय हर एक इंसान के प्रति दिखाया है। अब कल उन्होंने हेमा मालिनी जी के बारे में उनको कुछ नाचने गाने वाले कुछ ऐसा गलत अभद्र कहा। क्या हमारे वेदों में सामवेद की कितनी वर्णन है। सामवेद जहां पे नृत्य, संस्कृति और संगीत के बारे में हर तरह से विश्लेषण किया गया है, ज्ञान दिया गया है। वो एक महिला है, वो एक कलाकार है, एक 75 ईयर ओल्ड बुजुर्ग महिला के बारे में वो उनको नहीं छोड़ते तो वो मुझे कहाँ छोड़ेंगे। क्या वो एक देवी नहीं है? दिन में एक दिन नहीं होता होगा जब वो 2 से 3 घंटा रियाज नहीं करती होंगी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला के लिए समर्पित कर दिया और अब उस समर्पण से अगर वो लोक सेवा में अपने आप को पूरी तरह से निछावर करना चाह रही है तो इसमें क्या गलत है? क्यों उन्हें उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें अभद्र टिप्पणी उन पे की जा रही है? लेकिन उन्होंने आज तक किसी को सम्मान दिया ही नहीं। राम के तो उन्होंने अस्तित्व को ललकारा कि राम थे ही नहीं, वो काल्पनिक थे। क्या आप सोच सकते हैं अगर राम मंदिर, आज वहां पे राम मंदिर है, जब वहां पे राम मंदिर था भी नहीं, जब वो मुगलों ने तोड़ दिया था, तब भी वहां पे सीता की रसोई, कौशल्य का कमरा, लक्ष्मण का कमरा, ये सब चीजें वहां आज तक प्रिजर्व थी। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। समस्त भारत में राम के चिन्ह है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये काल्पनिक है। इस तरह की अभद्र टिप्पणी वो हर चीज पर करते हैं। जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का स्कैम है। उन्हें अब कुछ होश नहीं रह गया है, वो कुछ भी कह रहे हैं किसी भी चीज पर। और उन्होंने हमारी सेनाओं बल को भी नहीं छोड़ा है। अगर वो गलवान में लड़ते हैं या वो पुलवामा में शहीद होते हैं, फिर भी उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में वो गलत ही टिप्पणी करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो कुबुद्धि, कुराजनीति हो रही है, इसी से हमें लड़ना है। इसीलिए हम इसे धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये धर्म है और वो अधर्म है। हमारी जो पार्टी है उसका सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्रवाद, और ये जो राष्ट्रवाद का जो हमारा धर्म है ये हमें सर्वोपरि है और इसी का ये एक युद्ध है और हम युद्ध क्षेत्र में हैं। दोस्तों, मेरे बारे में इन्होंने चाहे किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी की हो, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि जो हमारी जो मंडी की जो लड़कियां हैं, हमारी जो पहाड़ी लड़कियां हैं, वो उनमें बहुत ही दमदार है और उनमें बहुत ज्यादा हिम्मत है और जोश है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ की पली बड़ी हूँ और इन लोगों ने मुझे अभी नहीं, कदम कदम पर डराने धमकाने के बहुत प्रयास किए थे। फिल्म इंडस्ट्री में भी मुझे डराने धमकाने के बहुत प्रयास हुए थे। कितने लोगों ने मुझ पर केस कर दिए। जब मैंने उनकी पोल पट्टियां खोलनी शुरू की, उन्होंने मुझे जेल में डालने की कोशिश की। उसके बाद जब मुझ में राजनीतिक चेतना आई और मैंने उसके बारे में, हर एक इंसान राजनीति करता है, जो वोट देता है वो राजनीति करता है। जब मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी को अपना उनका पक्ष लिया, तब इन्होंने मुझे डराने नहीं, इन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। जगह जगह इन्होंने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन मैं कभी नहीं डरी। क्यों? क्योंकि मैं हुई पहाड़ी और कभी किसी से नहीं डरती है। ये आत्मविश्वास, ये आत्मसम्मान मुझ में अपनी भारतीय संस्कृति से आता है और मेरे युवा दोस्त जानते हैं, आज चाहे वो आत्मनिर्भर हो,
डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया हो। ये लोग के वित्त मंत्री कहते थे कि अनपढ़ गवार देश है, ये कहाँ फोन चलाएगा, कौन सी पेमेंट करेंगे डिजिटली, और आज शर्म आती है क्या इन्हें? देखिए हर माता बहन के हाथों में फोन है। मजाक उड़ाते थे ये, हमेशा इनकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो हमेशा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रही है, लेकिन आज देखिए पूरे विश्व में मंदी चल रही है, क्षेत्रीय युद्ध हो रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आगे ही बढ़ती जा रही है। इन लोगों ने कभी भी भारतीयों को, इन्होंने हमेशा नीचा ही दिखाया है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि भारतीय कपड़े से लेके, भारतीय खान पान से लेके, भारतीय ट्रेडिशन से लेके और भारतीय क्षेत्रों से लेकर हर चीज भारतीय आत्मनिर्भर बनाते हैं और हमें आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों आज ये जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, कभी सोच सकते थे भारत में जब 2014 तक इक्के दुक्के स्टार्टअप्स थे, 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स, अब जहां देखो जो देखो युवा स्टार्टअप में अपना जौहर दिखाना चाहते हैं, वो किसका हिस्सा, वो भी ये आत्मसम्मान जो हमें आया है, भारतीय होने का जो गर्व हमें आया है, उससे ये भावना हमें आती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो क्या हुआ हम छोटे गांव से हैं, तो क्या हुआ हम छोटे क्षेत्र से, तो क्या हुआ अगर हमें इंग्लिश नहीं आती। ये जो भावना है, ये भावना हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जब हम लोग स्वतंत्र थे उसके बाद हम चाहे एक पार्शियल आजादी मिली होगी, लेकिन सच की आजादी हमें 2014 में मिली है, जब हमें अपने आप पे गर्व करने की आजादी मिली है। मैं अब ये जो पूरा क्षेत्र है ये आप लोगों के हवाले करूंगी, क्योंकि मेरे 17 मंडल हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, बहुत जगहों पे मुझे भेजा जाएगा और मैं पूरी निष्ठा से अपनी तरफ से हर सब कुछ करूंगी। लेकिन मुझे एड़ा पता भाई ये जे मेरा एरिया सुंदरनगर सरगाघाट ये सब को संभाल लेना। इना बड़ भरी चाल खेलनी, इना बड़ भरी अभद्र टिप्पणी करनी, क्योंकि इनारा स्टाइल एड़ा एक उसे जो बनी छड़ दे आए, पर तू हाँ कभी भी इनारी कोई गल एड़ी नहीं, इनारी गल्लां च नहीं लगना आया भी तुम ना बॉम्बे पे आई कि भी बॉम्बे चली जाना कि भी ऐसी काम नहीं कराने आए, एड़ी मेरी कोई मंशा नहीं। मुझे भगवान मेरी दया से भले सब कुछ आ उत्थे भी अपना काम छड्डी नहीं आई रही थी, मुझे ना कुछ शोहरत की जरूरत थी ना कुछ, जो चलो छोटा मोटा भगवान का दिया सब कुछ आ आओ अगर इतनी आई तो मेरे मना ने भी तक कोई, मेरे मना से भी तक कोई इच्छा होगी ना जो इतनी आई बैठी। अगर तुम्हें मेरी जगह हो, अगर तुम्हें मेरी जगह सोचो, अपने आप जो रखी ने सोचो भाई एक ही जगह मुझे इतनी सफलता मिल गई, इतनी जगह मुझे उत्थी हुआ हूँ इतने आई मैं कहाँ असफल हूँ ना, क्या मेरी भी मंशा नहीं इतनी आई बेजत हुई जाऊँ उनका जे मेरा अच्छा करियर हो सब कुछ, यहाँ भी मैं सफल ही होना चाहती हूँ। राजनीति में भी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे लोग अपनाएं, मुझे लोग अपनी सेवा का मौका दें, और ये थोड़ा भी की टर्म देनी तो हम जो बार बार ले तुम्हारी सेवा करने की बॉडी है, मेरे भाई का भी ना पकड़नी नहीं हो बात इलेक्शन का भी ना पकड़नी नहीं हो भाई तू दूसरी बार जानो वोट लेने की नहीं, एड़ा नहीं होता है, ये सब बचकानी गल नहीं है, कोई एड़ा कोई मूर्ख थोड़ी ना है थी घूमने फिरने चलो जो घूमी फिरिया हुए एड़ा थोड़ी होता है। उनके दिमाग उतनी जितनी बुद्धि है उतनी वो बातें करते हैं, आपने उनकी बातों में बिल्कुल नहीं लगना है। मेरा जो निश्चय है, मैं चाहती हूँ कि मैं तो ऐसी एमपी बनूं कि लोग बोले कि ऐसी तो ना भूलो ना तो निश्चय तो कभी तो जाहिर सी बात है ना, ऐसे ही सोचेंगे ना आप, तो मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, मेरा भी यही निश्चय है, मेरा भी यही मन है, बस अब आपने मौका देना है। मैंने आपको अपना निश्चय बता दिया, अपना मन बता दिया, अब आप लोगों ने पूरा मेरा